बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बड़ा ही मैथमेटिक्स का इंटरेस्टिंग कोर्स नंबर थ्योरी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में मैं आपको अपने पहले 2 लेक्चर्स में चंद बेसिक चीज़ें जिनमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का आप एलसीएम और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या जिसे आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं किस तरह निकालते हैं, वो मैं वहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको डिविजिबिलिटी जो है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, फिर दो नंबरों के दरमियान जो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन होता है उसको किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपने पहले 2 लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लें, इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की फिर अच्छी समझ आ जाएगी। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जी कि आप लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और इस इक्वेशन का आप सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी ये जो लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है ये किस सेट से बिलोंग करता है, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरी वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी यहाँ पर लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या है और उसको कैसे आप डिफ़ाइन करते हैं। ले बेटा जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं उसको देखें ज़रा। यहाँ पर लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या है, कहता है जी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = c, यानी आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसे आप अपनी अलजबरा में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से मैट्रिक क्लास से, ऐसी इक्वेशन ax + by = c, इस इक्वेशन को आप लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर कंडीशंस हैं वेयर आपका a, b एंड c आर इंटीजर्स। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है आपने अलजबरे में, वहाँ पर a, b और c जो है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन में आपके पास a, b और c क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पर a और b यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड y जो हैं वो आपके पास दोनों नॉन ज़ीरो हैं। जाहिर सी बात है जब यहाँ पर आप x के साथ वाला कोफिशिएंट और y के साथ वाले कोफिशिएंट को ज़ीरो कर दोगे तो फिर आपके पास ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर a और b जो हैं दोनों नॉन ज़ीरो हैं, a, b और c जो हैं यहाँ पर इंटीजर्स के बराबर हैं, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, सॉरी। और इंटीजर्स जो हैं वो आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर z जो है वो आपका किस तरह होता है। सेट ऑफ इंटीजर z को आप लिखते हो 0 +- 1 +- 2 अप टू सोन। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो देखें। इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल सोल्यूशन। आप जब किसी लीनियर इक्वेशन को अलजबरे में सोल्व करते हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपने सोल्व किया, मैट्रिक में आपने सोल्व किया या जहाँ पर भी, तो वहाँ पर आपके पास जो x और y की वैल्यूज़ होती हैं वो रियल नंबर्स, पॉसिबल है कि वो रियल नंबर्स निकलती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आपके पास a और b और c जो है यहाँ पर इंटीजर्स हैं तो हमारा ताल्लुक सिर्फ इंटीजर्स के साथ रहेगा। तो इसका जो भी सोल्यूशन निकलेगा लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन का वो इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स होगा यानी कि इसके आंसर पॉइंट में नहीं आ सकते, इसके आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं आ सकते। मुख्तसर सी बात ये कर रहा हूँ। अ लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन। अब अगली बात यह है कि लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन जो है वो हमेशा सोल्यूशन नहीं रखती, ठीक है। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता। मिसाल के तौर पर आपके पास, चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पर एग्जांपल आती है उसी में मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एग्जांपल है x + 7y = 31। अब ये आपके पास जो इक्वेशन है x + 7y = 31 हैज़ अ इनफाइनाइट मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 24(1) इज वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो उसके सॉल्यूशन किस तरह निकलेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है x + 7y = 31। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी 31 - 7y, ठीक है। ऐसे ही है ना,
7y को आप उधर ले जाएं। अब यहाँ पर y की वैल्यूज आप पुट करें तो x निकलता आएगा, ठीक है। यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, सही है। तो मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है जब y की वैल्यू 1 है यहाँ पर, व्हेन y इज इक्वल टू 1 हेयर, तो आपका x जो है वो क्या आ जाएगा 7 × 1 दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर, ठीक है। तो ये इसका एक सोल्यूशन है। तो चूंकि मैंने वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है द इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट आउट करते जाएं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास x की मुख्तलिफ वैल्यूज निकलती आएंगी, ठीक है। और वो तमाम की तमाम वैल्यूज आप चेक कर लें, पॉइंट्स में नहीं है, वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो सिर्फ इंटीजर्स में होंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके जो सोल्यूशन है वो इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास वो एग्जांपल जिसमें आपका जो डायफंटाइन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑन द अदर हैंड इक्वेशन 15x + 51y = 14 हैज़ अ नो इंटीग्रल सोल्यूशन। इस इक्वेशन का इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है। अगली चीज़, सो लीनियर डायफंटाइन। अब अगली बात आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर ये कैसे पता चलेगा कि आपकी दी हुई जो इक्वेशन है लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब ये नेचुरल क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि किस सूरत में हमारी दी हुई जो लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है यहाँ पर। सो लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन ax + by = c हैज़ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लाजमन, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कब, जब आपका d जो है वो c को डिवाइड कर दे। आप जानते हैं ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है ये वाली, ये इसको आप पढ़ते हैं d/c। और d कौन है, वेयर d इज GCD ऑफ AB, यानी a और b का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो यहाँ पर d है। अगर यहाँ पर a और b का जो GCD निकलता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर वो इस नंबर c को डिवाइड कर दे तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये इक्वेशन है 15x 51, आप 15 और 51 का ज़रा GCD निकालें। 15 का और 51 का जो GCD निकलता है वो आपके पास आ जाता है 3। अब मुझे बताएं क्या 3 14 को डिवाइड करता है? पहले इन दोनों नंबरों का आपने निकालना है GCD, फिर वो चेक करके देखना है ये राइट हैंड साइड जो 14 है उसको डिवाइड करता है। तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, यानी 14 3 पर डिविजिबल नहीं है। यही वजह है कि इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर होगी बात कि नहीं? नेक्स्ट अगली चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है उसका फार्मूला क्या है। तो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला ये है x0 + b/d टाइम t, y0 - a/d टाइम t। t क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर है से बिलोंग करता है, यानी t खुद भी एक इंटीजर है। d यहाँ पर क्या है, आपका GCD है। b कौन था, कोफिशिएंट ऑफ y था, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x है। x0 y0 क्या है, यहाँ पर इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ठीक है। जो फर्स्ट आप मालूम करेंगे वो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। उसके बाद अगर आप इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन चाहते हैं दी हुई इक्वेशन के तो फिर आप वो इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आप एक लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ले बेटा जी, यहाँ पर नेक्स्ट मैंने एक लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन लिखी 23x - 49y = 179। अब इस लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना है, आप क्वेश्चन में पूछा गया आपने इसका सोल्यूशन मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे सोल्यूशन मालूम करेंगे इसका, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप लिखेंगे फर्स्टली वी फाइंड GCD ऑफ 23 and 49। ये जो आपके पास x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, विदाउट नेगेटिव साइन, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के आपने पहले GCD निकालना है। अब GCD निकालने के लिए मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन जो आपका मेथड है उसको इस्तेमाल करूँगा और यही आगे काम आएगा इसमें, इस क्वेश्चन में इसी तरीके से आपने करना है। तो वो आप जानते हैं कैसे करते हैं। 49 लिखेंगे यहाँ पर 23 से डिवाइड, 23 × 1 = 23, ये बाकी आपके पास बच जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर 23 2 सॉरी ये गलती होगी, 23 2 46, तो बाकी आपके पास रह गया 3, 23 आ गया, 3 7 = 21, बाकी आपके पास रह गया 2,
अब यहाँ पर ये वाले 3 को आप यहाँ लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, बाकी आपके पास आ गया 1। अब ये वाला 2 जो है यहाँ पर लिखेंगे और 1 2 ज़ा 2, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पर लास्ट जिस नंबर पर आकर फाइनल इसका रिमाइंडर 0 आया है वो आपका क्या है, 1 है। तो लिहाजा इन दोनों नंबरों का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर है। सही है। दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ 23 एंड 49 इज 1। अब अगली बात, जब आपने जीसीडी निकाल लिया है तो फिर ये देखना है कि क्या आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कैसे पता चलेगा, इस जीसीडी से। वो आपने देखना है कि ये जो जीसीडी आपका 1 जीसीडी जो निकला है, क्या 1 जो है 179 को इसकी राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है। देखिए नहीं, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं करता, करता है। लिहाजा इस यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जीसीडी होता है 2, अब 2 179 को डिवाइड नहीं करता तो आप अपना प्रोसीजर यहाँ पर ही स्टॉप कर देते। आप कहते हैं कि चूँकि 2 जो है वो 179 को डिवाइड नहीं कर रहा, लिहाजा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, स्टॉप। ठीक है। अगली बात आपने लिखनी है एज 1 डिवाइड्स, आप जानते हैं डिवाइड के लिए ये वाली लाइन लगाते हैं लॉन्ग, 1 डिवाइड्स 179, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो आपकी दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करता है। अब वो सॉल्यूशन कैसे आपने मालूम करना है। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन किस तरह मालूम करना है, ये सारी जो वीडियो है मैंने साथ साथ लिखता गया था और साथ साथ, लेकिन अनलकीली वल्लाह आलम माइक ख़राब है या मोबाइल में प्रॉब्लम है तो ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो खैर मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब सॉल्यूशन मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, 23 और 49 जो है इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह कन्वर्ट करना है वो ज़रा देखें। यहाँ पर आपने सबसे पहले किसको डिवाइड किया है, 49 को डिवाइड किया है। किस पर डिवाइड किया था, 23 के ऊपर। तो आप 49 को ऐसे लिख सकते हो, 49 इक्वल है 23 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट 2 और जो बाकी बचा रिमाइंडर 3। देखें आप एक रिजल्ट जानते हैं शुरू से कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी डिवाइजर के ऊपर, तो वो जो नंबर डिवाइड होने वाला है उसको आप लिख सकते हो ऐसे, जिस पर डिवाइड किया यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट जो यहाँ पर आया और प्लस जो रिमाइंडर आपके पास बाकी बच गया। क्लियर। तो मैंने 49 को लिख लिया इस तरह, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। अब आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप में आपने किसको डिवाइड किया, 23 को डिवाइड किया। तो 23 को मैं लिख सकता हूँ किस पर डिवाइड किया, 3 के ऊपर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर, 2 आपके पास। क्लियर। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर तीसरे स्टेप में आगे अब किसको डिवाइड किया, 3 के ऊपर। 3 को डिवाइड किया किसके ऊपर, 2 पर। तो मैं लिख सकता हूँ 3 जिसको डिवाइड किया वो इक्वल किस तरफ आएगा, इक्वल टू जिस पर डिवाइड किया वो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो क्वोशंट बचा और प्लस जो रिमाइंडर आ गया 1 आपके पास। इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिए। अब नेक्स्ट आखिरी चीज़, किसको डिवाइड किया, 2 को किस पर, 1 पर। तो मैं लिखूँगा 2 इक्वल टू ये वाला 1 जो यहाँ पर 2 आया क्वोशंट यानी ये 2 आ गया और प्लस रिमाइंडर 0। ये वाला जो 2 है ये यहाँ वाला है। ठीक है। जिसको डिवाइड किया वो इधर है इक्वल के इस तरफ। ठीक होगी बात ये। अब जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आता है उसको मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। तो बस ये पहले ऊपर वाली 3 इक्वेशन बनेगी। इन 3 इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन बनाऊँगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप मालूम कर सकेंगे। वो नेक्स्ट देखें कैसे बनेगी यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने बेटा करना ये है कि ये जो हमारी 3 इक्वेशन बनी हैं, इन तीनों इक्वेशंस में ये जो दूसरी वैल्यूज आएगी ना प्लस के बाद वाली, यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। यानी यहाँ से ये वाला 1 फिर 2 फिर 3। वो वैल्यू कैसे निकालनी है मतलब ज़रा देखें। यहाँ से मैं आपको कहता हूँ 1 की वैल्यू निकालें, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इस तरफ ये वाली रकम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इसको इस तरफ ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 को आप 2 1 2 नहीं लिखना आपने, ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है आपने। ठीक है। उसकी वजह बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, अब उसके बाद आपने ऊपर चले जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ से अब आप 2 की वैल्यू निकाल लें। पहले यहाँ 1 की वैल्यू निकाली, अब 2 की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, वो आ जाएगा 23 - 3 × 7 = 2। अब ये वाली जो 2 की वैल्यू निकली है, इस 2 की वैल्यू को अब आप यहाँ पर पुट कर दें। ये जो ऊपर आपने अभी रिलेशन बनाया था ना ये वाला, यहाँ से
इससे जो रिलेशन बना था ये वाला, इस 2 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें 23 माइनस 3 टाइम्स 7, तो इस 2 की जगह लिख दिया 23 माइनस 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 आ गया, और यहाँ पर लिख दें बाई यूजिंग 1 या फ्राम 2, बाई यूजिंग 2 या फ्राम 2 लिख दें। अच्छा, अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आ जाएगा 3 माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें 3 7 21, 21 प्लस 3 कितना हो गया 24, तो 24 का मतलब लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 6 4 24 नहीं लिखना आपने यहाँ पर, या 2 12 24 अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, मैंने इसलिए बताया ना कि 3 7 21 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 कितने टाइम है 7 टाइम है, यहाँ पर ये वाला 3 कितने टाइम है 1 टाइम है, तो कितने टाइम हो गया 3 टोटल 8 टाइम हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन मतलब उसके आंसर को ऐड नहीं करना आपने कि 3 7 21, 21 प्लस 3 24 हो गया, तो 24 को अपनी मर्जी से 3 इंटू 8 लिख लें, ठीक है, या 2 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख लें, या 6 4 24 लिख लें, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना आपने, सही है, इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, आगे माइनस 23 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपकी एक क्वेश्चन बच गई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब 3 की वैल्यू 3 इस नंबर की वैल्यू निकालनी है 3 की, तो 3 की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से फ्रॉम 1 3 की वैल्यू निकल आएगी, इस नंबर को उठा के आप इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 49 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस 3 की वैल्यू को यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर मतलब ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट कर दें, पुट इन अबव क्वेश्चन, तो यह देगा 1 इक्वल टू इस 3 की जगह क्या पुट किया 49 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे क्या आ गया मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 23, क्लियर। इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 49 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा माइनस 23, 2 8 दा 16 माइनस 23 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये है 23 कितना टाइम है 16 टाइम है, और एक टाइम ये भी पड़ा हुआ है, तो कितना टाइम बन गया 17 टाइम, ये आ गया 23 माइनस 17 टाइम, सही होगी बात ये। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो 23 के साथ माइनस का निशान है, माइनस इसको अंदर लिख लें यहाँ पर 23 माइनस 17 टाइम, और ये आ गया 49 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यहाँ पर पहुँच के ज़रा इसको इसके साथ कंपैरिजन करें, 23 के साथ चूँकि यहाँ पर शुरू में प्लस का साइन था, इसलिए मैंने ये वाला जो माइनस का निशान है 17 को दे दिया, यहाँ पर 49 के साथ है माइनस का साइन, तो इस माइनस का निशान और यहाँ पर है प्लस का साइन, तो मैं इस प्लस को कैसे बदलूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस यहाँ पर भी, और ये माइनस 8 के साथ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पहुँच के तो ऐसी इक्वेशन बन गई, ये इस तरह की बन गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये रह गया कि यहाँ पर 179 है, इसे मैं ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई ए बाय 179, इस ए को 179 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्यों, यहाँ पर 179 लेके आना ना आपने, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको 179 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ले बेटा जी, जब आप इसे 179 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, याद आएगा 23 इंटू माइनस 17 इंटू 179 माइनस 49 इंटू माइनस 8 इंटू 179 इक्वल टू 179। यहाँ पर बेटा अगर सपोज कभी कभार आपको लगता है कि वीडियो तो रुक जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा होता हूँ कि समटाइम रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती, वो पहले रिकॉर्डिंग देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, फिर आगे बढ़ जाता हूँ, सही है। अच्छा, तो अच्छा अब इसको 179 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 3043, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 1432 इक्वल टू 179। लेकिन जी ये पूरी इक्वेशन और इसको इसके साथ कंपैरिजन कर लें तो आपको x की जगह क्या लिखा नज़र आ रहा है माइनस 3043, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई y की वैल्यू माइनस 1432, ठीक है। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। अब अगली बात ये है कि क्या ये जो वैल्यूज़ हैं यूनिक हैं, नहीं जी, ये वैल्यूज़ आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, आपके पास इनके अलावा इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। अब वो जो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ हैं वो कैसे आपने मालूम करनी है, वो हम यहाँ पर इसकी जो जर्नल सोल्यूशन है उसका फार्मा लिखते हैं, और फिर आप देखें कि वो और मज़ीद वैल्यूज़ कैसे मालूम की जा सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो आपने जर्नल सोल्यूशन मालूम करना है, या आप ऐसे कह लें इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन सेट अगर आपने मालूम करना हो तो वो कैसे मालूम होगा। जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x नोट प्लस b ओवर d टाइम t कोमा y नोट माइनस a ओवर d टाइम t, और t आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आपने लगानी है, सही है।
ले जी, अब यहाँ पर ए बी और ये जो वैल्यूज़ हैं x0 y0 d ये क्या हैं वो देखें। हेयर ए जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो आपके पास y का कोफिशिएंट है, b इज़ -49। जब GCD मालूम करना है फिर माइनस का निशान नहीं लेना आपने, वैसे b यहाँ पर -49 के बराबर है क्योंकि क्वेश्चन होती है ax + by। क्लियर? अच्छा, और x0 की वैल्यू ये है जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकली थी सबसे पहले, -3043, और y0 आपके पास है -1432, यानी ये वाली वैल्यू। अब d, और d आपके पास था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर d, GCD जिसे आप कहते हैं, वो था, वो 1 था। अब इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो फिर आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ले बेटा जी, अब ये तमाम वैल्यूज़ को आप इस सोल्यूशन सेट में पुट कर दें, आपके पास बन जाएगा सोल्यूशन सेट इस तरह। x0 की वैल्यू कितनी है, -3043 प्लस b कितना है 49/d, d कितना है आपके पास 1 के बराबर, इंटू t, कोमा y0 की वैल्यू कितनी नहीं है -1432 माइनस a कितना निकला है 23, और d आपके पास 1 था, इंटू t, और t आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। ये आ जाएगा -3043 -49t -1432 -23t, और t बिलोंग टू जी। नहीं जी, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं। t की आप मुख्तलिफ वैल्यूज पुट आउट करते रहें, आपके पास इस क्वेश्चन के सोल्यूशन निकलते आएंगे। मिसाल के तौर पर जब आपका t 0 होगा तो आपका ये पहला सोल्यूशन निकल आएगा जिसे मैंने x0 y0 कहा था, सही है। जब आपके पास t की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 आएगी तो ये आपके पास आ जाएगा -3043 -49, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू बनेगी यहाँ से x इक्वल टू -309312 और 448 और 92, ये एक वैल्यू आ जाएगी x की आपकी। और इसी तरह यहाँ पर जब आप t पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास मिलेगी -1432, t यहाँ पर पुट कर दें -23, तो ये आ जाएगा -1455। अब आप x की ये वाली वैल्यू y की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लें, आपके पास आंसर 179 के बराबर आ जाएगा दोबारा। तो ये बेटा यहाँ पर अब आपने सीखा कि एक लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन सेट कैसे मालूम करते हैं, जनरल सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास 2 मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ये मैक्सिमम टाइम जो है वो पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है, इनको देखें। ले बेटा जी, यहाँ पर हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। कहता है जी, फाइंड दी 2 पॉजिटिव फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर 7 एंड 13। आपने 2 पॉजिटिव फ्रैक्शंस मालूम करनी है, उनका जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, दूसरी का 13 है, एंड देयर सम इज़ 33/91, और उनका जो सम है ना उन दोनों फ्रैक्शंस का वो 33/91 के बराबर है। आपने 2 पॉजिटिव फ्रैक्शंस मालूम करनी है, फ्रैक्शन मीन p/q फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन मालूम करनी है जिनका डिनोमिनेटर 7 एंड 13 है और उनका जो सम है वो 33/91 है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर हम लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये वाली 2 फ्रैक्शंस मालूम कर लेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट के ज़हन में ये बात आ रही है कि सर आपने अभी कहा था कि लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो p/q फॉर्म में नहीं, p/q फॉर्म यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं हो सकता, हमेशा इंटीग्रल सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन नहीं मालूम करने जा रहे, हमने लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और फिर 2 फ्रैक्शन बनानी है जिनके डिनोमिनेटर 7 एंड 13 है, ठीक है। तो देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। सपोज दैट द 2 फ्रैक्शंस आर x/7, पहली फ्रैक्शन मेरी है x/7,
क्योंकि उसने कहा कि डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो पहली फ्रैक्शन मेरे पास x/7 आ गई एंड y/13 ये दूसरी फ्रैक्शन है, सही है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, अब कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों फ्रैक्शंस का जो सम है वो किसके बराबर है, तो x/7 प्लस y/13 का सम किसके बराबर है 33/91, ये बात गिवन है। नहीं जी, दोनों तरफ मैंने 91 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, 91 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये आ जाएगा 13x, ये आ जाएगा 7y इक्वल टू क्या रह जाएगा 33, 91 यानी इन दोनों का एलसीएम बनता है 7 और 13 का, ठीक है। अच्छा, अब अभी आपने लीनियर डायोफांटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। लीनियर डायोफांटाइन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले आप x के और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका क्या मालूम करेंगे, जीसीडी, ठीक है। तो जीसीडी मालूम करते हैं यहाँ पर, तो हेयर जीसीडी ऑफ 13 एंड 7 इज़ 1, इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 के बराबर है। कैसे 1 के बराबर है, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, जब भी दो नंबर आपके पास प्राइम नंबर हो तो उनका जीसीडी हमेशा 1 होता है, ठीक है। 13 एंड 7 आर प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो इनका जीसीडी आएगा 1 के बराबर। और ऐसे दो नंबर जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के बराबर आए उन दोनों नंबरों को रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये रिलेटिवली प्राइम है, सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जब भी आपके पास दो नंबर जो प्राइम होते हैं उनका जीसीडी हमेशा डायरेक्ट 1 होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप उसे 1 लिखते हैं, सही है। अच्छा, अब अगली बात ये, यहाँ पर जो जीसीडी निकला है वो चेक करना है कि इस नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं करता। अगर तो ए वाले नंबर को सी को जो राइट हैंड साइड है इसको डिवाइड करता है तो फिर आप आगे चलेंगे। अगर तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ये जीसीडी इस नंबर को डिवाइड करता है तो फिर यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जीसीडी निकला है 1, तो 1 जो है 1 नंबर को डिवाइड करता है तो 33 को भी डिवाइड करेगा, लिहाजा यहाँ पर इस इक्वेशन ए का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब वो सोल्यूशन कैसे मालूम करना है वो अगर अब आप देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जीसीडी तो 1 आ गया, ये तो मुझे पता, आपको मैंने ट्रिक से भी बता दिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई कि आपने लीनियर कम्बिनेशन बनाना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ज़रा यहाँ पर जीसीडी निकाल के रखें। तो जीसीडी कैसे निकलेगा, यहाँ पर मेरे पास जो नंबर हैं वो है 13 एंड 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने 13 को यहाँ पर अंदर लिख लिया, ये 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7, बाकी आपके पास क्या बच गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 7, 6 1 ज़ा 6, बाकी आपके पास क्या बच गया 1, तो ये आपके पास आ गया जी, यहाँ पर 6 अंदर आ गया, 1 6 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह यहाँ पर जीसीडी निकला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली जो क्वेश्चन आपने 1 बनानी है वो कैसे बनानी है, आपने अभी एग्जांपल पहले प्रॉब्लम में देखा, किसको डिवाइड किया 13 को, वो इधर लिखना है आपने, इक्वल टू किस पर डिवाइड किया 7 पर, वो यहाँ लिखा, किससे मल्टीप्लाई किया था 1 से, वो ये लिख दिया, और नीचे रिमाइंडर क्या बचा 6, तो ये +6 आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट आपने जो डिवाइड किया है वो किसको डिवाइड किया है 7 को, किस पर डिवाइड किया 6 पर, ये 7 आ गया, 6 पर डिवाइड किया, किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, रिमाइंडर क्या बचा 1 आपके पास लास्ट, इसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। लास्ट किसको डिवाइड किया 6 को, यहाँ पर 6 लिखना है आपने, इक्वल टू किस पर डिवाइड किया 1 पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किससे किया 6 से, और रिमाइंडर क्या बचा 0। अब मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आएगा उसको कोई नाम आपने नहीं देना, तो उसमें मैंने कोई नाम नहीं दिया। ये हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बताया था कि इन 2 क्वेश्चन से आपने पहले इसकी वैल्यू निकालनी है 1 की, ठीक है, और फिर लास्ट में 6 की वैल्यू निकालनी है। अब वो तरह देखें कैसे बनेगी यहाँ पर वैल्यूज़। ले जी, तो 1 से आपके पास फ्रॉम 2 क्या है, यानी 2 ये है, तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकली वो आ जाएगी 7 - 6 टाइम 1, मतलब ये इस सारी चीज़ को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगी 1 = 7 - 6 टाइम 1, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो 6 की वैल्यू है वो निकाली बाय यूजिंग 1। 1 से 6 की वैल्यू देखें क्या है, अब यहाँ से 1 से 6 की वैल्यू क्या निकलेगी 13 - 7 टाइम 1, इसको इधर ले आएंगे ना, ठीक है। तो इसको आप जब यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 = 7 - 13 - 7 टाइम 1,
वीडियो को पॉज करके आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनली मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह ये कम्बिनेशन आपके पास बन जाएगा 13 टाइम -1 प्लस 7 टाइम 2 इक्वल टू 1। इसे मैंने स्टार का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब स्टार मैंने लिखा कंपेयर स्टार विद ए, द राइट हैंड साइड ऑफ ए इज 33। ए की मतलब आपकी जो गिवन क्वेश्चन थी उसकी राइट साइड क्या थी, 33 थी। तो इस पूरी क्वेश्चन को मैंने 33 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये आ जाएगा 13 इंटू -33। यहाँ 33 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 66। यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 33, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चन आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह बन गई है। आप जरा ओरिजिनल क्वेश्चन को जाके देखें। ये आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन थी 13x + 7y = 33, ठीक है। और अब जो आपके पास क्वेश्चन बनी है वो जरा ये देखें, वो आ गई 13x, x का क्या लिखा है -33 प्लस 7 टाइम्स 66 = 33। ले जी, आपका x नोट जो है वो -33 आ गया और y नोट क्या है 66 के बराबर आ गया। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब आपने जर्नल सोल्यूशन मालूम करना है। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू निकली है वो नेगेटिव निकली है, आपने पॉजिटिव फ्रैक्शन मालूम करनी है, सही है। तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 7 है और d क्या है 1 के बराबर है। तो जर्नल सोल्यूशन का फार्मूला आप जानते हैं, x नोट प्लस b ओवर d टाइम t, y नोट माइनस a ओवर d टाइम t। ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ सारी चीज़ें। नहीं जी, x नोट की वैल्यू पुट कर दी -33, b की वैल्यू आपके पास 7 आ गई 7, b मतलब आपकी गिवन इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट था, a मतलब x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू 7, d 1 था, इधर y नोट की वैल्यू 66 निकली है, माइनस a की वैल्यू कितनी है 13/1। इसको सॉल्व कर लें, -33 प्लस 7 टाइम t, 66 माइनस 13 टाइम t, ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप खुद से भी t की वैल्यू पुट करके ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास ये x की वैल्यू और ये जो x कोमे से पहले x की वैल्यू है, ये ऑर्डर पे है ना, ये ऑर्डर पे फॉर्म है, कोमे से पहले x की वैल्यू, कोमे के बाद y की वैल्यू। तो t की ऐसी वैल्यू सोचें जिसके लिए ये दोनों आंसर पॉजिटिव हैं। तो मैं अगर आपको कहता हूँ यहाँ पर t की वैल्यू 5 रख के देखें तो 7 5 का कितना आता है 35 और -33 कितना बन गया 2। और यहाँ पर भी t की जगह 5 पुट करें तो 13 × 5 कितना आता है 65, 66 माइनस 65 कितना आ गया 1। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर t की जो वैल्यू 5 है वो यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन आपको यहाँ तो वैल्यू छोटी है ना, मतलब ये नंबर छोटे हैं, तो t की वैल्यू 5 मुझे याद थी तो पता लग गया, लेकिन आपको तो नहीं पता, ठीक है। तो इन जनरल आपने t की वैल्यू कैसे मालूम करनी है वो देखें जरा। अबव सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन, नाउ टू फाइंड द ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ। अब आपने ओरिजिनल सोल्यूशन मालूम करना है। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन बनानी है आपने यहाँ पर। वी फाइंड, अच्छा, ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, वी फाइंड एन इंटरवल फॉर वैल्यूज ऑफ टी की वैल्यूज का एक इंटरवल बनाएंगे। सो एज वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y, फॉर दिस वी प्रोसीड एज। यहाँ पर आपने x और y की पॉजिटिव वैल्यूज मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी पहली वैल्यू थी ना सोल्यूशन में, पहली वैल्यू सोल्यूशन में क्या थी, ये थी ना -33 प्लस 70। ये किसकी वैल्यू है x की, और ये किसकी है y की। इन दोनों, ये दोनों वैल्यू रखनी है हमने पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को पुट कर दिया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इस नंबर को -33 प्लस 70 को, इसको 0 से ग्रेटर देन 0 पुट किया। यहाँ से 33 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, आ जाएगा 70 ग्रेटर देन आ जाएगा 33। यहाँ से t आ जाएगा 33/7 और ये नंबर है 4.71। यानी यहाँ से t जो है वो आपका 4.71 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी चीज़ है 66 माइनस 13t यानी y की वैल्यू। इसको भी ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, तो आ जाएगा 66 ग्रेटर देन 13t। तो अब यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी 66/13 आ जाएगा और t यहाँ से लेस देन आ जाएगा 5.06। इसका मतलब आपका जो t है इन दोनों नंबरों के दरमियान है 4.71 और 5.07। अब आप सोच के बताएं, t यहाँ पर इंटीजर है तो 4.71 और 5.07 के दरमियान इंटीजर कौन सा होता है, 4.71 और 5.07 के दरमियान कौन सा इंटीजर होता है 5। So there is only one integer value of t that lies in the interval, that is t is equal to 5। तो a की वैल्यू यहाँ पर t is equal to 5 है। इस t is equal to 5 को आप अपनी x की और y की वैल्यूज में पुट करें तो जब यहाँ पर
टी की जगह 5 पुट करोगे तो एक्स का आंसर आएगा 2, यहाँ पर टी की जगह 5 पुट करोगे आंसर आएगा 1। हैंस दी रिक्वायर्ड पॉजिटिव फ्रैक्शंस आर, आपकी पॉजिटिव आपने फ्रैक्शन लेट की थी x/7, तो x कितना निकला है 2 निकला है, फिर y कितना निकला है 1 निकला है। ठीक होगी बात ये। अब आप ये कहें कि क्या यहाँ पर इसके अलावा और भी फ्रैक्शंस बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल बनाई जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्रैक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होंगी। पॉजिटिव जब आपने निकालनी है तो फिर आपने इन दोनों x की और y की वैल्यूज़ को आपने पुट किया ग्रेटर दैन 0, वहाँ से एक ऐसा t निकला जिसके लिए x और y हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ पर पॉजिटिव का लफ्ज़ हटा दे, वो सिंपल कहे कि x आपने सिर्फ फ्रैक्शन मालूम करनी है, तो फिर आप देखें बेटा जी यहाँ पर ऐसे करेंगे, अगर वो मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन पॉजिटिव का लफ्ज़ हटा दे, तो फिर यहाँ पर बस आप t की वैल्यू पुट करते जाएं, x और y की वैल्यूज आपको पास निकलती आएंगी। ठीक है, तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी फ्रैक्शंस यहाँ पर बनती जाएंगी। ठीक है, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक फ्रैक्शन -33, x की वैल्यू -33, y की वैल्यू 66, तो x की जगह -33 और y की जगह 66 पुट कर दें, आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। t की जगह 1 पुट कर दें, फिर एक फ्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसने कहा पॉजिटिव फ्रैक्शन मालूम करें। पॉजिटिव फ्रैक्शन कैसे होगी? इन दोनों को आप ग्रेटर दैन 0 पुट किया और t मालूम किया, ऐसा t जिसके लिए x और y पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखें। ले बेटा जी, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में काफ़ी टाइम ये रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है अ मैन बायज हॉर्सेज एंड काउज फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹17,700। एक शख्स ने कुछ काउज और कुछ हॉर्सेज खरीदे हैं और उसके बाद टोटल अमाउंट जो है वो 17,700 रुपये है। ठीक है, किसी अच्छे ज़माने की बात है, किसी ज़माने में उसने ये गायें भी खरीद रही हैं और घोड़े भी खरीद रही हैं सिर्फ 17,700 रुपये में। आज के ज़माने में तो आपको पता ऐसा नहीं है। अच्छा, इफ़ अ हॉर्स कॉस्ट ₹310, घोड़े की जो कीमत है वो 310 रुपये है। लो जी देखें कितना सस्ता घोड़ा है। एंड अ काउ कॉस्ट ₹200, और 200 रुपये की गायें हैं। लगता है 1950 की बात कर रहा हूँ, 1950 का क्वेश्चन है ये। फाइंड दी नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड काउज ही बॉट। आपने बताना ये है कि उसने इतनी अमाउंट में 17,700 में कितने घोड़े और कितनी गायें खरीदी हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक आम सा क्वेश्चन आपके पास है, पहली टाइप जिसे आप क्वेश्चन कहते हैं कि आप यहाँ पर 310 को किसी नंबरों से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर 200 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, फिर सम कर लें, तो ऐसे नंबर तलाश कर लें कि जिससे 17,700 रुपये बन जाए। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो बचपन में आप करते रहे कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, कर करके फिर आपने देखा 17,700 कैसे बनता है, तो वो निकलेगा भी तो एक सोल्यूशन आपसे निकलेगा। यहाँ पर मैं देखें आपको इन्फाइनाइट सोल्यूशन भी बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, एक से ज़्यादा इन्फाइनाइट तो नहीं, सॉरी कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास कुछ सोल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ हॉर्सेज बताने उसने कितने खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ हॉर्सेज यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं हो सकते, पॉजिटिव होंगे ना भाई। 10 घोड़े खरीदे या 15 गायें खरीदी। ठीक है, सपोज दैट द नंबर ऑफ हॉर्सेज ही बॉट आर x। फर्ज कर लें कि उसने जो घोड़े खरीदे हैं वो x हैं, एंड द नंबर ऑफ काउज आर y, और उसने y जो है वो काउज खरीदी है। अब एक घोड़े की कीमत कितनी है 310 रुपये, तो उसने कितने घोड़े खरीदे हैं x, तो कॉस्ट फॉर x हॉर्सेज की टोटल कीमत कितनी बन जाएगी 310x। इसी तरह y काउज खरीदी हैं, एक काउ की कीमत है 200, तो y काउज की कीमत कितनी हो जाएगी 200 y आ जाएगी। अब ये दोनों को टोटल कर लें, हैंस दी टोटल कॉस्ट इज़, तो टोटल उसने जो यहाँ पर उसका खर्चा बना है, हैंस दी टोटल कॉस्ट इज़, इन दोनों कॉस्ट को आप जमा कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 17,700 के। ठीक होगी बात बेटा ये। नेक्स्ट अब आपका टारगेट वही है कि 310 का 200 का आपने क्या मालूम करना है, GCD मालूम करना है। वो GCD आप मालूम कर लेंगे तो वो 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना काम आप कर सकते हैं। करने के बाद मैं उसी तरीके से जिस तरह आपको मैंने बताया कि उसको आप लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर आपने लिखना है। तो पहली बारी यहाँ पर 310 बनेगी, 310 को इस तरह लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है, ये आपके सामने GCD पड़ा होगा, आपके सामने इस चीज़ को लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर 200 इसके बराबर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, ये 110 इसके बराबर आ जाएगा, 90 इसके बराबर, ये सारी चीज़ आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर वही चीज़ नेक्स्ट बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से 20 की वैल्यू, फिर 90 की वैल्यू, फिर इसी तरह 1 में जो भी है। ठीक है, वहाँ पर पुट करने के बाद
आपके पास जो फाइनल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी 310 माइनस 9 प्लस 214 इक्वल टू 10। कंपेयर स्टार विद ए, अब इस क्वेश्चन को स्टार कह दिया मैंने और ए के साथ कंपेयर कर लें, और ए क्या थी आपके पास है, ए आपके पास ये है 300x प्लस 200y 17,700। तो अब यहाँ पर 10 आया इस तरफ, अब जो मैंने क्वेश्चन बनाई है तो उसको आप यहाँ पर 17,700 लेके आना, तो 1770 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास 10 बना ना। तो अब इसको यहाँ पर 17,770 बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई स्टार विद 1770 1717 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। ले बेटा, यहाँ पर जब आपने 1770 के साथ इस पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया 310 माइनस 19 टाइम्स 1770 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1770 के साथ, ये आ जाएगा 17,700। क्लियर। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 15,930, इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 24,780 इक्वल टू 17,700। अब ये सारी क्वेश्चन आपकी जो गिवन क्वेश्चन ए थी उस तरह की बन चुकी है। तो आपका ये जो है ये एक्स नोट की वैल्यू आ गई माइनस 15,930, ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, वाई नोट की। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 310 है, बी जो है वो आपके पास 200 है, और डी GCD जो था वो 10 के बराबर है। अब हम जनरल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन, फार्मूला लिख दिया, एक्स नोट की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, डी आपके पास 10 था, वाई नोट की वैल्यू ये आ गई 24,780, माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी 310, और डी आपके पास 10 आ गया। अब ये 10 और 200 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ 20t रह गया, यहाँ पर कैंसिल किया तो 31t आ गया। ये आपके पास आ गया जनरल सोल्यूशन। Above solution is the general solution. Now to find the original solution of the given question, we find an interval of values. So as we have to find positive integer values of x and y, क्योंकि आपने यहाँ पर मैंने बताया कि आपने x और y जो है वो क्या शो कर रहे हैं, x नंबर ऑफ हॉर्सेज को शो कर रहे हैं और y नंबर ऑफ काउज को शो कर रहे हैं। अब ना तो हॉर्सेज आपके पास नेगेटिव में हो सकते हैं और ना ही काउज नेगेटिव में हो सकती है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते ना जी मैंने 10 गायें खरीदी, माइनस 10 गायें खरीदी हैं, या आप कहें जी -7 घोड़े खरीदे हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई यहाँ पर नंबर ऑफ हॉर्सेज और काउज को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव वैल्यू मालूम कर रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू मालूम करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 पुट किया, सोल्व किया, टी की वैल्यू 796.5 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू को ग्रेटर देन पुट किया तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ गई 799.35 के बराबर आ गई। इसका मतलब आपका जो t है 796.5, देखो यहाँ पर t इससे बड़ा है और इस नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब आपका t इन दोनों नंबरों के दरमियान आ गया। सो द इंटीजर वैल्यूज ऑफ t, अब मुझे बताएं t इन दोनों के दरमियान है, तो 796.5 से लेकर 799.35 के दरमियान कौन कौन से इंटीजर आते हैं। एक 797 आएगा, एक 798 आएगा, 799 आ जाएगा। तो ये t की वैल्यूज आ गई। अब इन t की तीनों वैल्यूज़ के लिए आपने x निकालना है, तो t जब यहाँ पर पुट करोगे 797 तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से t 10 आ जाएगी। जब 798 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 30, जब ये पुट करोगे 799 तो x की वैल्यू आएगी 50। इसी तरह जब यहाँ पर पुट करेंगे तो y की ये वाली 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आपके पास पॉसिबल 3 कम्बिनेशन हैं, या तो वो जो नंबर ऑफ एक्स जो था वो हॉर्सेस को शो कर रहा था, वाई काउस को। अगर वो 10 गायें खरीदता है, 10 हॉर्सेस खरीदता है, तो फिर काउस कितनी खरीदेगा 73, तो तब भी उसकी अमाउंट 17,770 पूरे हो जाएगी। या फिर वो ऐसे चलता है कि हॉर्सेस जो हैं वो ख़रीदता है 30, तो काउस कितनी खरीदेगा वो 42 खरीदेगा, तब भी उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। या फिर हॉर्सेस वो खरीदा 50, तो काउस कितनी खरीदेगा 11, तो अब भी उसके पास टोटल अमाउंट 17,770। तो ये पॉसिबल 3 कम्बिनेशन है, इन तरीक़ों से वो नंबर ऑफ हॉर्सेस और काउस खरीद सकता है। इनके अलावा चौथा कम्बिनेशन, चौथा पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप इसको वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से, पहेली वाले पजल वाले मेथड से सॉल्व करें तो फिर ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये किस्म का फ़न है जो आपने सीखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ले स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने आज लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन जो है वो क्या होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा आपने,
उसका जनरल सोल्यूशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन का हम जो प्रूफ है, ठीक है, वो करेंगे। तो आज के लिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर ये मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी उनको भी बताया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।